गरीब झोपड़ी से खानदानी ससुराल में बहू का सफर। अरे माँ, आप इतनी ठंड में बाहर बैठकर आग क्यों जला रही हो? अरे तुझे दिख नहीं रहा क्या कितनी ठंड है? इसलिए तो कर रही हूँ। तेरे पापा को भी ठंड लग रही है। ओफो, ऐसे तो माँ आपको और ठंड लग जाएगी। मैं चाय बनाती हूँ, अंदर बैठकर आराम से पीना। चूल्हे का कोयला तो मैं अंदर तसले में रख देती हूँ, हाथ पैर दोनों सेक लेना। अरे वाह, तूने चाय बनाई, ला पिला। सरिता खुश होकर अपनी टूटी फूटी मिट्टी की झोपड़ी में चली जाती है। पल्लवी एक तसले में चूल्हे का गर्म कोयला रख देती है। वहीं पल्लवी का पिता हरिया शॉल ओढ़े खांस रहा था। अरे बाप रे, ये सर्दी और खांसी भी ना। मुझे पता था आपकी खांसी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है, इसलिए आज मैं ज्यादा अदरक उठाकर चाय बनाई हूँ, जिसमें लौंग भी है। इसे पी लीजिए। पापा देखना, आपको जल्दी असर होगा। इसके बाद काढ़ा बनाकर दूंगी। दीदी, मुझे चाय के साथ कुछ मिलेगा? ये ले रस, मैं तेरे लिए 5 रुपए बचा के रखे थे, उसी के लाई हूँ, खा ले। थैंक यू दीदी, आप कितनी अच्छी हो। और दीदी, मेरा होमवर्क? ठीक है, करवा दूंगी। बदले में तुझसे कल साइंस की बुक के 3 चैप्टर के टेस्ट होंगे, वरना मैं तेरा होमवर्क करवाऊंगी। भूल जा, खेलना भी बंद। अच्छा दीदी, ठीक है, मैं टेस्ट दे दूंगा। मेरी बच्ची, तू कितनी होशियार है जो घर में सबका ख्याल रखती है। न जाने जब तेरी शादी हो जाएगी तो हमारा क्या होगा। कुछ नहीं होगा माँ, क्योंकि मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। मैं आपके पास ही खुश हूँ। अब थोड़ी देर में खाना बनाऊंगी। खाना खाकर आप सब लोग टाइम से सो जाना। मैं फिर से और कोयला डाल दूंगी। अरे पल्लवी बेटा, एक बार मेरे पास आना। ये मुन्ना रोई जा रहा है, चुप नहीं हो रहा। तुम्हारी गोद में चुप हो जाता है ना। तुम 5 मिनट के लिए इसे संभालो, मैं दुकान से सामान लेकर आती हूँ। ठीक है भाभी। पल्लवी पुष्पा के 1 साल के बच्चे को प्यार से गोद में खिलाकर चुप कराती है। बच्चा हंसने लगता है। इतने में पुष्पा भी दुकान से सामान लेकर आ जाती है। अरे वाह रुद्र, तो चुप हो गया। मुझे पता था ये काम तुम ही कर सकती हो। गांव में सबकी निस्वार्थ मदद सिर्फ तुम ही करती हो, जबकि तुम्हारे माता पिता को भी जरूरत होती है। फिर भी तुम इंसानियत के नाते सबकी परेशानी समझती हो। क्या करूँ भाभी, किसी की मदद ना करूँ तो दिल नहीं मानता। अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ, मुझे खाना बनाना है। बाय बाय रुद्र। घर आकर पल्लवी रोटी बना देती है, जिसे सब टमाटर प्याज मिर्च के सलाद से खाते हैं। भले ही इस गरीब झोपड़ी में इतने पैसे ना हो, लेकिन ये खाना भी स्वाद लग रहा है। वाह दीदी, कभी कभी हमें ऐसा खाना भी खाना चाहिए। बिल्कुल। रात को खाना खाने के बाद पल्लवी अपने पिता को काढ़ा पिला देती है। फिर सब सो जाते हैं। अपने परिवार की पल्लवी कितनी चिंता करती है, ये देखकर तो आपको पता चल गया होगा उसे अपने परिवार के प्रति कितना लगाव है। दूसरा, माता पिता बूढ़े हो चुके थे, सर्दी की मार अलग थी, साथ ही घर में गरीबी थी, मुश्किल से घर चलता था। इसीलिए पल्लवी अपने परिवार के घर चलाने का एकमात्र सहारा थी, क्योंकि भाई अभी छोटा था। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर या गाँव में साड़ी पर छोटे मोटे फॉल लगाकर कुछ पैसे कमा लिया करती थी। वहीं सुबह से शाम कोठी में जाकर खाना भी बनाती थी। अगले दिन पल्लवी बच्चों को पढ़ने के बाद कोठी जाती है और खाना बनाने के बाद बाजार से सब्जी लेने के लिए निकल जाती है, जहां से प्यारी प्यारी बकरियां मिलती हैं और एक बकरी को गोद में उठाकर बातें करने लगती है। ओह, तुम कितनी प्यारी बकरी हो और आंखें तो तुम्हारी बहुत प्यारी है। चलो ये लो, चारा खा लो, अब मैं सब्जी लेने चलती हूँ। पल्लवी के इतना कहते ही एक बड़ी सी गाड़ी से श्रवण नाम का लड़का उतर कर आता है। सुनिए, क्या आप इस एड्रेस के बारे में बता सकती हैं मुझे, ये कहाँ है? ये एड्रेस तो यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर है। आप यहाँ से सीधा लाल चौक जाइए। किसी से भी मीर बाबू के बारे में पूछ लीजिए, वो आपको पहुँचा देंगे। जी शुक्रिया। श्रवण उसके प्यार से चेहरे पर से अपनी नजरें ही नहीं हटा पाता। तब सुनिए, कहाँ खो गए आप? आपको एड्रेस में कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, मैं छोड़ कर आती हूँ। हाँ नहीं, इट्स ओके, मैं चला जाऊंगा, थैंक यू। फिर श्रवण उसी एड्रेस पर चला जाता है। अगले दिन गांव के सरपंच के साथ श्रवण खेतों में घूम रहा था। खेत से सरपंच पल्लवी के घर के पास ले आते हैं। जगह तो काफी सुंदर है अंकल, शहर में इतनी अच्छी हवा नहीं है जितनी अच्छी हवा गांव में है। अरे बेटा, गांव की हवा और मिट्टी तो हमेशा ही खुशनुमा रहती है और स्वच्छ होती है। यहाँ आकर तो विदेशियों को भी अच्छा लगता है। अरे सरपंच चाचा, आप आइए, बैठिए। अरे बेटा बैठ जाएंगे, पहले तुम इससे मिलाता हूँ। ये मेरे दोस्त का बेटा श्रवण है, शहर से आया है तो बस गांव घुमा रहा था।
अरे अंकल जी, ये तो वही है जिनसे रात को मैंने आपके घर के पहुंचने के लिए एड्रेस मांगा था। इन्होंने ही मेरी मदद की थी। अरे श्रवण बेटा, पल्लवी एक चुलबुली लड़कियां हमारे गांव में हर किसी की मदद करती है, बहुत अच्छी है ये। अरे आप ऐसे ही मेरी तारीफ कर रहे हैं। आप दोनों यहाँ बैठ जाइए, अच्छी धूप खिली है आज, जब तक मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। ठीक है बेटा। फिर पल्लवी चूल्हा जलाकर चाय बनाती है और सूखी आलू की सब्जी में से आलू निकाल कर पीस कर आलू का पराठा बना देती है। कुछ ही देर में पल्लवी गरम गरम चाय और आलू का पराठा उन्हें खिलाती है, जिसे खाकर वो खुश होते हैं। वाह बेटा, इतनी सर्दी में आलू के पराठे मिल गए, कमाल कर दिया। वैसे हमें तो पता है हमारी पल्लवी अच्छा खाना बनाती है। आपकी इस बात पर तो अंकल जी मुझे भरोसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि वाकई में इन्होंने ना बहुत अच्छा पराठा बनाया है। जो भी हो, लड़की में कुछ बात तो है। ना मेरी नजरें हट रही हैं और ना मेरा दिमाग सोचना बंद कर रहा है। अरे बेटा, कहाँ खो गए? पराठा ठंडा हो रहा है, खा लो, फिर तुम्हें और भी जगह दिखाऊंगा। जी 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 अंकल जी। नाश्ता करके दोनों चले जाते हैं। तब हरिया, बेटा, किसके लिए तुमने चाय नाश्ता बनाया था? कौन था? सरपंच जी के साथ? मेरे तो दर्द हो रहा है पेट के नीचे। अरे पापा, आप बाहर क्यों गए? आप आराम करो। कोई शहर का लड़का था, सरपंच जी के साथ उनके दोस्त का बेटा, उन्हें गाँव दिखा रही थी। पल्लवी अपने पिता को अंदर ले आती है। बेटा, ये सब्जी अभी बनाई थी, खत्म भी हो गई, किसी के मुंह भी नहीं लगी। अब क्या होगा? पैसे भी नहीं हैं। आप चिंता मत करो, मेरे पास कुछ पैसे हैं। मैं बाजार से खराब सब्जियों में से अच्छी सब्जी छाट कर लूंगी तो सस्ती मिल जाएगी। पल्लवी 20 रुपए लिए मंडी जाती है और खराब बैंगन टमाटर में से ठीक ठाक चुनकर घर ले आती है और उनको साफ करके रसीली सब्जी बना देती है, जिसे गरीब परिवार चावल से खाता है। दीदी अच्छा तो है, लेकिन कितना पानी पानी है। काश शाही पनीर जैसी कोई गाढ़ी सब्जी खाने को मिले हमें। ज्यादा नखरे करने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप खा ले। हाँ गोपाल, तेरी दीदी ने बहुत अच्छे सब्जी चावल बनाए हैं, खा ले। ठीक है माँ। अरे हाँ, स्कूल मास्टर बोल रहे थे कि हमारे जूते और स्वेटर फटे हुए हैं, अगर हम नहीं बदले तो स्कूल से निकाल देंगे। और आपको तो पता है कि परीक्षा होते ही मैं 7वीं क्लास में चला जाऊंगा, और अगर इस बार की परीक्षा नहीं दी तो फिर से 6ठी पढ़नी पड़ेगी। तेरे स्वेटर जूते 700-800 से कम नहीं आएंगे, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? ऊपर से घर का खर्चा है, इनका भी ऑपरेशन के पैसों का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। माँ, किसी भी चीज की चिंता मत करो, ट्यूशन वाले बच्चे मुझे पैसे दे देंगे ना, तो इसको मैं स्वेटर भी दिला दूंगी, राशन भी ले आऊंगी, और ऑपरेशन की बात करूंगी किसी से जो हमारी मदद करे। अरे बाप रे। वैसे बेटा, मैं दर्द में करा रहा हूँ। इस बुढ़ापे में न जाने कब मेरा ऑपरेशन होगा और मैं ठीक हो पाऊंगा। देख ले बेटी, तू ही कुछ कर सकती है। पल्लवी सोच सोच कर घर वालों के बारे में परेशान होती है। पल्लवी कोठी में खाना बनाने पहुंच जाती है। खाना खाकर सेठानी खुश होती है। वैसे पल्लवी, जहाँ भी शादी करोगी ससुराल वाले खुश रहेंगे। तुम खाना बहुत बढ़िया बनाती हो। सोचा नहीं था कभी गोभी का भरता भी खाऊंगी। शुक्रिया सेठानी जी। वो मैं कह रही थी, आपको तो पता है मेरे घर के हालात कैसे हैं। पिताजी बीमार हैं, उनके ऑपरेशन के लिए अगर 50,000 मिल जाते तो मैं धीरे धीरे करके मैं आपके पैसे चुका देती। देखो पल्लवी, मैं तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को अच्छे से जानती हूँ, लेकिन क्या है ना, गरीब झोपड़ी वाले लोगों के लिए 50,000 बहुत बड़ी रकम है जो तुम निकाल नहीं पाओगी, इसलिए मैं नहीं दे सकती हूँ। सेठानी जी, बस थोड़ी सी मदद कर दीजिए, मैं सच में धीरे धीरे आपके पैसे चुका दूंगी। मैं आपके घर का खाना, झाड़ू पोछा बर्तन सब करूंगी। पल्लवी, मुझे ना कहना अच्छा नहीं लगता, बार बार मत कहलवाओ। ये तुम्हारे खाना बनाने की पगार पकड़ो। जी मालकिन। पल्लवी पगार लिए आ जाती है और पुष्पा से पूछती है, भाभी आपकी साड़ियों पर फॉल लगाने का काम है तो मुझे दे दो, मैं कर दूंगी। ये लो 2 साड़ी, और मैं बाद में भूल जाऊं ना, इसलिए ये लो 100 रुपए एडवांस, याद रखना। शुक्रिया भाभी। 50,000 इकट्ठा करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन मालकिन के दिए 2,000 से पूरे महीने का खर्चा चलाना है। पहले गोपाल को स्वेटर जूते दिला देती हूँ। पल्लवी अपने छोटे भाई के लिए 200 रुपए जूते खरीद कर ले आती है। स्वेटर की दुकान बंद होती है। इतने में पिता की तबीयत खराब हो जाती है तो पल्लवी डॉक्टर के पास ले जाती है, जहां डॉक्टर कुछ दवाइयां देता है। घर आने के बाद, अब सिर्फ घर चलाने के लिए 1,000 रुपए बचे हैं, इसमें तो कुछ नहीं हो पाएगा। अभी मुझे राशन भी लेना था।
पल्लवी दुकान से दाल चावल आटा खरीद कर ले आती है और बचे हुए पैसों को रख देती है। अगले दिन अपने भाई को स्कूल भेजती है, जहां मास्टर उसे पुराने स्वेटर के लिए डांटता है और स्कूल से निकाल देता है। घर आने पर रो रो कर वो सब बताता है। अरे जिसका मुझे डर था वही हुआ, आखिर इसकी पढ़ाई खराब हो ही गई। ऐसे कैसे उन्होंने स्कूल से बाहर निकाल दिया? थोड़ा टाइम नहीं रुक सकते थे? नया जूता भी तो पहन कर गया था। मैंने बहुत बोला दीदी, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। तू टेंशन मत ले, अगले महीने से स्कूल जाएगा। पल्लवी, हम तेरे बोझ बन गए हैं। बेटा तू शादी करके चली जा, हम रह लेंगे जैसे तैसे। खबरदार माँ, फिर कभी जो ऐसा कहा। आप मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं है। 2-3 दिन गुजरते हैं। पल्लवी घर की स्थिति ऐसे ही चलती है कि वो सब कम कम खाकर गुजारा करते हैं। ठंड में सोने में भी परेशानी होती है, रजाई कंबल ठीक से थे जो नहीं। वहीं श्रवण भी पल्लवी को पसंद करता है। अंकल जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। वो दरअसल में जो पल्लवी है ना, जिसने हमें नाश्ता करवाया था, उसे मैं बहुत पसंद करने लगा हूँ और शादी करना चाहता हूँ। उसके घर वाले मेरे साथ शादी तो कर देंगे ना? अरे ये क्या बोल रहे हो बेटा, वो तो बहुत गरीब है और तुम एक अमीर घर के लड़के हो। अमीर घर के लड़के होकर उससे शादी क्यों करना चाहते हो? तुम्हारे घर वाले भी नहीं मानेंगे। अंकल जी, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं अपने घर वालों को मना लूंगा। मुझे पल्लवी में वो गुण दिखते हैं जिससे वो मेरा घर संभाल सकती है। हाँ, जैसी तुम्हारी इच्छा बेटा, मैं उधर बात करता हूँ। एक तरफ सरपंच लड़के के घर वाले से श्रवण की शादी की बात करते हैं, दूसरी तरफ श्रवण अपने माता पिता को शादी का समझाता है, जिसके लिए वो मान जाते हैं लेकिन नाराज होते हैं। कुछ दिनों में दोनों एक मंदिर में शादी कर लेते हैं। विदाई के समय पल्लवी बहुत रोती है। माँ, आप सब अपना ख्याल रखना और मुझसे बात करते रहना। हाँ मेरी बच्ची। पल्लवी श्रवण के साथ कार में बैठकर रवाना हो जाती है। 6 घंटे के बाद वो दोनों शहर पहुंचते हैं। पल्लवी कार से उतरने के बाद बड़ा सा ससुराल देखते हैं। उसके आते ही सभी लोग फूल बरसाने लगते हैं, ढोल नगाड़े बजते हैं और आसमान में आतिशबाजी होती है। ये देखकर पल्लवी हैरान थी। ये सब क्या हो रहा है श्रवण जी? क्या ये पटाखे मेरे लिए फूट रहे हैं? और ये इतना बड़ा घर? हाँ, तुम्हारा वेलकम में ये सब कुछ हो रहा है और ये तुम्हारा ही ससुराल है। जैसे बहू चौखट पर पहुंचती है, मेहमान बहू के स्वागत के लिए नाचते हैं। आवो जी, घुमार दी खेलबाने, पधारो सा घुमार दी खेलबाने, बालम थारो गुरुर गुरुर गुरावे। अरे आज मारो जेवड़ो घनो हिचकावे, ओ घबरावे मन में भावे, मारो बदलो भंवर मन भावे, चमक चम बाजे पायल बाजे वैसा खेले। फिर सास आरती करती है, बाकी घर वाले बहू पर फूल बरसाते हैं। बाप रे, यहाँ तो मेरे ससुराल वाले किसी राजा महाराजा से कम नहीं लग रहे हैं। उनके कपड़े और गहने कितने भारी हैं। मेरी प्यारी बहू का स्वागत है इस घर में। अब से तुम राठौड़ खानदान की बहू हो, तो खानदानी तरीके से स्वागत भी होना चाहिए, इसलिए ये राजस्थानी स्वागत कराया है। अब तुम्हारी अगली रस्म ये है, चावल के कलश को दाहिने पैर से गिरने के बाद तुम्हें इन 2 मटकों को सिर पर लेकर 7-7 कदम चलने हैं। ध्यान से, बहुत खानदानी रस्म को सही से निभाना। हाँ बहू, इस रस्म को तो मैंने भी किया था। मेरी सास ने तो 3 मटके रखवाए थे, लेकिन तेरे लिए सिर्फ 2 मटके, क्योंकि ये भरे हुए हैं। जी दादी जी। चावल के कलश को दाहिने पैर से गिराने के बाद सास और दादी सास उसके सिर पर 2 भरे हुए मटके रखते हैं, जिसमें बहू घबराहट के साथ धीरे धीरे 6 कदम चलती है। आखिरी कदम पर उसके हाथ कांप रहे थे। भाभी आराम से, टेंशन मत लो, आप ही रस्म कर लोगी। और फिर ध्यान से पल्लवी आखिरी काम पर करके मटका सावधानी से जमीन पर रख देती है और साइड में दीवार पर हल्दी की छाप लगाती है। वाह बहू, तूने तो अच्छे से गृह प्रवेश की सारी खानदानी रस्म निभा दी। उम्मीद नहीं थी मुझे कि मेरी बहू ये रस्म निभा पाएगी। अच्छी बात है। अच्छा, तो अब हम चलते हैं, हमारा भी घर जाने का टाइम हो रहा है। आज्ञा दीजिए। सारे मेहमान चले जाते हैं। फिर पल्लवी श्रवण सास ससुर के पैर छूते हैं, जिसमें जमुना अपने कदम पीछे हटा लेती है। क्या हुआ माँ, आप नाराज हैं मुझसे और पल्लवी से? हाँ हूँ नाराज। इतने जाने माने खानदानी ससुराल में तू गरीब बहू लेकर आ गया। एक बार भी तूने इस परिवार के बारे में नहीं सोचा। लोग कितनी बातें बनाएंगे। माँ, मुझे पल्लवी से प्यार हो गया था, बहुत अच्छी है, इस घर को अच्छे से संभालेगी।
माँ जी, मेरी वजह से आप अपने बेटे से नाराज मत होइए। अगर आपको नाराजगी है तो मुझसे रख लीजिए। जमुना, पल्लवी हमारे घर की खानदानी बहू बन चुकी है। देखो तो कितनी अच्छी है। अपने बेटे के संस्कारों पर भरोसा नहीं है क्या? देख जमुना, वैसे तो नाराजगी मुझे भी है, लेकिन बहू को देखकर मेरा सारा गुस्सा पिघल गया। तू भी गुस्सा छोड़ दे। आपने बिल्कुल ठीक कहा माँ जी। और हरिकेश जी, मेरा बेटा बिल्कुल सही बहू चुनकर लाया है। बहू आओ। तब पल्लवी सास के पैर छूती है, सास गले लगा लेती है। अब तुम बच्चे आराम करो, सफर से आकर थक गए होंगे, बाकी की रस्म कल करेंगे। तभी जमुना 2 बार ताली बजाती है और नौकर आ जाते हैं। जी मालकिन। श्रवण के कमरे में 2 केसर के काजू बादाम वाले दूध के गिलास भेजो और देखना वहाँ पर गरम ब्लैंकेट, हीटर और पानी सब हो। जी मालकिन। तब नौकर उनके कमरे में सारी अरेंजमेंट कर देता है। पल्लवी इतना बड़ा ससुराल और ससुराल की शानो शौकत देखकर हैरान थी। वहाँ मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि गरीब झोपड़ी से निकलकर इतने बढ़िया ससुराल में आऊंगी। पर वहाँ मम्मी पापा परेशान हो रहे होंगे। माँ से तो ठंड की वजह से खाना भी नहीं बनता है। सबके सो जाने के बाद अगले दिन पल्लवी के लिए एक नई सुबह होती है। वो नॉर्मल कपड़े पहनकर बड़ों के पैर छूती है। जीती रहो बहू, जीते रहो। लेकिन तुमने इतने साधारण कपड़े क्यों पहने हैं और कोई गहने भी नहीं? जमुना, जो बहू के लिए वो खास साड़ी और खानदानी गहने लेकर आओ। अब से बहू तुम्हें ससुराल में वैसे ही जेवर और कपड़ों में रहना है। घर की लक्ष्मी हो, शान हो। फिर जमुना बहू को खानदानी गहने और जेवर लाकर देती है, जिससे बहू मोती, पायल, बाजूबंद, तगड़ी, मोटे मोटे कंगन, डबल हर इत्यादि जेवर में लद जाती है। ये हुई ना राठौर परिवार की बहू। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं तो खुद को पहचान ही नहीं पा रही हूँ माँ जी। हाँ, क्योंकि तुम अब यहाँ के रंग में रंग गई हो। अब तुम अपनी पहली रसोई की रस्म कर सकती हो। इसके बाद मुंह दिखाई की रस्म होगी और एक खानदानी रस्म कल है। जी माँ जी। पल्लवी रसोई में कटिंग करने लगती है, लेकिन नौकर उससे हुक्म करने को कहते हैं तो बहू खड़े खड़े सब देखते हैं और फिर थोड़ा खाना बनाना शुरू करती है। बाकी सारा काम नौकर कर देते हैं। कुछ ही देर में सब लोग पल्लवी के हाथ का स्वादिष्ट खाना चखते हैं और उसे महंगे महंगे तोहफे देते हैं। श्रवण जी, पापा जी शिल्पा देवर जी इतने महंगे महंगे तोहफे क्यों दे रहे हैं? मुझे इन सब की आदत नहीं है। तो भाभी आदत डाल लीजिए, क्योंकि अभी मुंह दिखाई में आपको न जाने क्या क्या मिलने वाला है। वही तो भाभी, और सोचो जब आपका बर्थडे होगा तब क्या होगा। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा झोपड़ी से खानदानी ससुराल में आकर मेरा सफर इतना अच्छे से होगा। ये तो मेरा सिर्फ पहला दिन है, आगे का तो मैं सोच भी नहीं पा रही हूँ। इन ख्यालों में खो गई हो स्वीटहार्ट। यहाँ की सारी रस्म हो जाए, उसके बाद हम सब घूमने चलेंगे। भैया भैया, हम भी। हाँ हाँ, तुम दोनों नमूने भी चलना। कुछ देर बाद मुंह दिखाई की रस्म के लिए खानदानी ससुराल को खूबसूरत सजाया जाता है। बहू भारी से रजवाड़े लहंगे में खूबसूरत लगती है। एक एक करके मेहमान जाकर उसका घूंघट उठाते हैं और उसे बेहतरीन तरीके से तोहफे देते हैं। बहुत सारे गिफ्ट से बहू की गोद भर गई थी। शिल्पा, ये सारा मुझे संभाला नहीं जा रहा है, जरा गिफ्ट उधर रख दो। जी भाभी। वैसे बहू इतने गरीब घर से, गांव से है, ये सब संभालना तो मुश्किल हो ही जाएगा। क्यों जमुना, मीनाक्षी? हाँ ये तो है, अपनी गरीब झोपड़ी में तो इसने इतने गहने, इतना सुंदर खानदानी खाना पीना कहाँ ही देखा होगा। विमला, मीनाक्षी, अपनी जुबान को लगाम दो। हम अपनी पोता बहू के बारे में कुछ नहीं सुनेंगे। अगर वो गरीब घर से है तो क्या हुआ, कम से कम तुम जैसी नहीं है जो किसी का अपमान करे। मुझे मेरी गरीब बहू से कोई एतराज नहीं है, क्योंकि मेरे लिए उसके गुण मायने रखते हैं। ये सब नहीं, और तुम लोगों को यही बात करनी है तो तुम लोग यहाँ से जा सकती हो। आपका यहाँ आने का बहुत बहुत धन्यवाद। खानदानी ससुराल वालों से बेइज्जत होकर रिश्तेदार और पड़ोसी वहां से चले जाते हैं। सर्दी के दिन गुजरते हैं। पल्लवी अब सिर्फ एक कोने में बैठी रहती है और नौकरों को एक हुक्म देता है। सब उसके इशारों पर हो जाता है। पल्लवी बहू का फर्ज निभाती है तो ससुराल वाले भी उसे पलकों पर बिठा कर रखते हैं। नंद देवर शॉपिंग करते हैं तो पति मनाली जाकर घूमता है। 1 महीने बाद पल्लवी को गांव से उसकी माँ का फोन आता है, जहां पिता की हालत खराब थी। पल्लवी, मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहती हूँ, तू अपने ससुराल में खुश रहे, लेकिन पिताजी को दर्द उठ रहा है, उनसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, और मैं भी इधर सरकारी अस्पताल में चक्कर लगाकर थक चुकी हूँ। ये लोग बार बार डेट देकर भगा देते हैं, लेकिन इलाज नहीं करते। गोपाल भी घर बैठ गया है और मेरे से तो काम संभल नहीं रहा।
तू थी तो कितने अच्छे से सब कुछ कर लेती थी। माँ तुम चिंता मत करो, मैं गाँव आती हूँ। नहीं पल्लवी, अपने खानदानी ससुराल वालों को ऐसे छोड़कर तू मत आ, वरना लोग 10 तरह की बातें करेंगे। कॉल कट जाता है। पल्लवी अपने मायके के लिए बहुत परेशान थी। एक हफ्ता हो जाता है। वो गुमसुम सी अपने मन में टेंशन लिए ससुराल का काम करती है। कभी सब्जी परोसते हुए टेबल पर गिरा देती है तो कभी रसोई में चाकू से उंगली काट लेती है और खून बहता रहता है। तब सास परेशान होकर, हे भगवान बहू, तेरे हाथ में खून बहता जा रहा है और तुझे एहसास नहीं है। कहाँ ध्यान है तेरा? तुझे मना किया है ना ये सब काम तुझे नहीं करने। बलबीर, तुम्हें समझ नहीं आता? अपनी भाभी को कुछ काम करने मत दिया करो। सॉरी मालकिन, मैं गार्डन में था, देखा नहीं। जा पट्टी लेकर आओ। बहू तुम कमरे में चलो। फिर दोनों बहू को कमरे में ले जाते हैं और बहू की उंगली पर पट्टी कर देते हैं। सभी मौजूद होते हैं। अरे बहू, तुम बहुत परेशान दिख रही हो। आजकल क्या बात है बताओ? अपने मन में ऐसे लेकर बैठोगी तो इससे बड़ी चोट लग जाएगी। हाँ पल्लवी, कोई बात है तो बता दो, ऐसे परेशान मत रहो। आखिर हम भी तो तुम्हारा ही परिवार है ना। हाँ भाभी बोलिए ना। मुझे आपको बताना अजीब लग रहा है, लेकिन 1 हफ्ते पहले माँ का फोन आया था। पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, उनका ऑपरेशन करना है, उनके पास जाना था। क्या? उनका ऑपरेशन? उनको ऑपरेशन की जरूरत है? इतना समय हो गया बहू और तूने हमें बताया नहीं। क्या गैर हैं क्या हम? तुझे अब तक बता देना चाहिए था। अब ये 2 परिवार नहीं, एक परिवार है। अगर हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो? श्रवण बेटा, फौरन बहू के साथ बहू के मायके जा और इलाज करवा। माँ, यहाँ से इलाज के बाद पल्लवी के पापा की देखभाल भी तो करनी पड़ेगी और वो गोपाल बहुत छोटा है, वो कैसे संभालेगा सब कुछ। पल्लवी की माँ की भी तबीयत इतनी ठीक नहीं है और अच्छा इलाज गांव में नहीं शहर में ही हो पाएगा। और पल्लवी भी रोज रोज अपने घर वालों से मिल नहीं सकती, शहर से गांव, इसलिए मैं सोच रहा था उन्हें यहाँ शिफ्ट कर लें। अरे श्रवण बेटा, तुमने कितना सही बात की है, मुझे तुम पर गर्व है। श्रवण जी, आपने मेरे परिवार के लिए इतना सोचा, मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगी? पल्लवी कैसी बातें करती हो? वो मेरे भी तो मम्मी पापा हैं और मैं उनके काम नहीं आऊंगा या मेरे परिवार वाले, तो कितना बेकार होगा। सब बोलेंगे खानदानी होकर भी साथ नहीं निभाया। जाओ बेटा, तुम्हें बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए। तब श्रवण फ्लाइट से पल्लवी को लेकर गांव पहुंचता है और पल्लवी के मायके वालों को अपने साथ ले आता है। हरिया को फौरन अस्पताल में भर्ती किया जाता है जहां ऑपरेशन चलता है और ससुराल वाले मौजूद होते हैं। श्रवण बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि इतने टाइम से परेशान थे, क्योंकि हमारी मदद नहीं हो पा रही थी। मेरी बेटी बहुत खुश नसीब है जिसे तुम मिले। माँ, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। माँ जी, आपको किसी भी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और मैं घर भी देख लिया है। अब से आप लोग यहीं रहेंगे ताकि पल्लवी आपसे बार बार मिल पाए। ठीक है छोटू? और पापा जी ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत करो। जीजू, अब से मैं आपसे रोज मिल पाऊंगा। मुझसे नहीं, तुम सबसे अब रोज मिल पाओगे। समदन जी, आप किसी चीज की फिक्र मत कीजिए, भाई साहब ठीक हो जाएंगे। इतने में डॉक्टर आकर सक्सेसफुल ऑपरेशन की बात बताता है, जिसके बाद सबके चेहरे पर खुशी आ जाती है। 2 घंटे बाद हरिया से मिलते हैं। आप सब लोग बेफिक्र कर रही हैं। हरिया जी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन अच्छे से हो गया, अब उन्हें कोई दर्द नहीं होगा। बस कुछ दिन अच्छे से केयर कीजिए और ठंड से बचा कर रखिए। पापा ठीक हो गए माँ, पापा ठीक हो गए। थैंक यू माँ जी। पापा जी, ये सब आप सबकी वजह से हुआ है। परिवार को शुक्रिया अदा नहीं कहते। फिर श्रवण अपने घर से थोड़ी ही दूरी पर एक छोटे से घर को खरीद लेता है जहां सुख सुविधा की सारी जरूरत होती है। बहू के मायके वाले वहां आराम से रहते हैं। एक दिन सरिता खाना लेकर आ रही थी कि घुटने में दर्द होने से फिसल जाती है। हे भगवान, माँ ठीक तो हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि खाना लेकर मत आओ। मैं हूँ तो सही यहाँ पर। मर गई। पल्लवी बेटा, मुझे अपने आप के काम तो करने ही होंगे। तुझे अपने ससुराल रहना तो है, तो यहाँ पर कब तक रहेगी? इसका सलूशन भी है माँ जी। अब से यहाँ हमारे घर का एक नौकर रहेगा जो आपकी हेल्प करेगा और आपको कुछ काम नहीं करना। गोपाल, तुम्हें यहाँ पर ध्यान देना है इस बात का। और तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? शादी हुई थी तभी स्कूल नहीं जाते थे। जीजू, नए स्वेटर और जूते न होने की वजह से मुझे स्कूल से निकाल दिया था। पता नहीं अब मैं 7वीं कक्षा में वापस पढ़ पाऊंगा या नहीं। श्रवण, गोपाल को बेस्ट प्राइवेट स्कूल में डालो। यहाँ के इतने होशियार बच्चे की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। पापा जी, आप मेरे परिवार के लिए इतना मत कीजिए। हमने कहा था ना, अब ये एक परिवार है। अरे आपका बहुत बहुत धन्यवाद समधी जी। आपने जो हमारे लिए किया है वो कोई नहीं करता। मेरी बेटी किस्मत वाली है।
वही बात है रिया जी, देखिए अब हम नाराज होने लगेंगे। दोनों हंसकर समधी गले लगा लेते हैं। खानदानी ससुराल का एक नौकर पल्लवी के मायके में काम करता है। अब श्रवण एक अच्छे स्कूल में गोपाल का एडमिशन करा देता है, जहां वो बहुत अच्छे से पढ़ता है और प्रिंसिपल उसकी तारीफ करते हैं। पल्लवी के पिता भी ठीक हो जाते हैं और रोज रोज आना जाना करने से ससुराल वाले उसे बिल्कुल नहीं टोकते। साथ ही खानदानी ससुराल वाले बहू को कोर्स भी करते हैं, जिससे वो अपने खुद का कंप्यूटर सेंटर चलाती है। एक दिन पूरा परिवार साथ बैठा था। ये देखकर पल्लवी की आंखों में आंसू थे। ओहो बहू, तू अब क्यों रो रही है? माँ जी, ये खुशी के आंसू है। सबको एक साथ देख आंखें भर आई। सच बताओ तो इस गरीब झोपड़ी से निकलकर जब मैं इस खानदानी ससुराल में आई, वो सफर मेरे लिए बहुत खास रहा है। मेरी लाइफ में ये सब होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। कहाँ एक गांव की गरीब झोपड़ी वाली लड़की शहर में आएगी और अपना खुद का कंप्यूटर सेंटर भी खोलेगी, और फिर अपने माता पिता की मदद की, उनको यहाँ घर दिलवाया, मेरे भाई की पढ़ाई करवाई। किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं है। ये सब एक सपना लगता है। अगर मैं आपके चरण धोकर भी पीऊं तब भी कर्ज नहीं उतार पाऊंगी। खबरदार बहू, फिर तूने ऐसी बात की तो अपनों के लिए अपने सब कुछ करते हैं, समझी? फिर ऐसी बहकी बहकी बातें की तो मारूंगी, क्योंकि तू मेरी बेटी है। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, मैं तो नाराज हो जाऊंगा। इस तरह पल्लवी अपने ससुराल और मायके वालों के साथ खुशी खुशी रहती है और उसकी शादी का फैसला उसके जीवन को एक खूबसूरत सफर बना दे।